तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री में मौर्योत्तर काल के बारे में, जिसमें हम देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है हिंद यवन आक्रमण, शक, पल्लव, कुषाण के बारे में। 80 क्वेश्चन आज के क्लास में हम लिए हैं। सभी क्वेश्चन PYQ है, जो कि बार बार रिपीट होता है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? किस हिंद यवन शासक बोल रहा है? हिंद यवन शासक में पूछेगा शीशे का सिक्का किसने जारी किया था। देखिएगा, शीशे का सिक्का स्ट्रेटो प्रथम ने जारी किया था। याद रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित था? किसमें था? अगाथो कलिज के समय था, या अगाथो कलिज के सिक्के पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों का चित्र अंकित था। याद रखिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो तीनों के समकालीन कौन नहीं था? तो याद रखिएगा, देखिएगा, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, ये तीनों एक दूसरे के समकालीन था, लेकिन मिलिंद पन्हो समकालीन नहीं था। याद रखिएगा, क्या जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलती है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना पूछेगा तो काठियावाड़ के रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है। ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? रुद्रदमन का प्रथम अभिलेख में पूछ रहा है, रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां किस अभिलेख में वर्णित है, कहाँ में? तो याद रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, 6 नंबर, बिना बेकार के किसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? क्या बिना बेकार का बोलेगा तो रुद्रदमन प्रथम ने सुदर्शन झील का बिना बेकार का मरम्मत करवाया था। डी इज द करेक्ट आंसर। पूछेगा सुदर्शन झील बनवाया किसने था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? रुद्रदमन ने किया था। याद रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का है, कादरमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? अति दुर्लभ सिक्के बोलेगा तो ताम्र का था। किसका था? तांबा का था। याद रखिएगा, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो याद रखिएगा, डेमेट्रियस किससे संबंधित था? तो डेमेट्रियस था हिंद यमन। कौन था? हिंद यमन था। याद रखिएगा। अब बोला रुद्रदमन, तो रुद्रदमन कौन था? शक शासक था। गोंडोफर्निज कौन था? पल्लव था। और विमकटफिसस कौन सा? कुषाण वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 10 नंबर, प्राचीन काल के भारतों पर आक्रमण के संदर्भ में सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन आया था? हिंद यूनानी आया था, या हिंद अवन आया था। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आया था शक आया था। उसके बाद कुषाण आया था। किसमें? यूनानी, शक, कुषाण। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 11 नंबर, उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया? उत्तर और पश्चिम बोला, मतलब पाकिस्तान के आसपास में बोल रहा है। तो तांबे का सिक्का सर्वाधिक मात्रा में किसने जारी किया था? कुषाणों ने जारी किया था। याद रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 12 नंबर, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? नियमित रूप से सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो नियमित रूप से सोने का सिक्का कुषाणों ने चलाया था। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने चलाया था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 13 नंबर, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बुद्ध का जो है मतलब फिगर जो किसके सिक्कों पर? तो कनिष्क के समय। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म का चौथी संगति जो हुआ था किसे? कनिष्क के समय हुआ था, कुंडलग्राम में। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 14 नंबर, किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? सोने का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? देखिएगा, सोने का सिक्का बोलेगा सर्वप्रथम किसने जारी किया था? क्या जाएगा? विमकटफिसस ने किया था। सोने का सिक्का सर्वप्रथम जारी किया था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 15 नंबर, किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? नियमित उपयोग के लिए किसने किया था? विमकटफिसस ने किया था। याद रखिएगा, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने का स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो विमकटफिसस ने किया था। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 17 नंबर, कुषाण वंश के
कडफिसस द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? कडफिसस द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो क्या था? सर्वलोकेश्वर का। क्या था? सर्वलोकेश्वर का उपाधि धारण किया था, याद रखिएगा। चलिए, इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आ रहा है, योधय सिक्कों पर किस देवता का अंक मिलता? केवल योधय सिक्का पर बोल रहा है, तो योधय सिक्का पर किसका मिलता है? कार्तिकेय का मिलता है। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी में। कब क्या था? 81 ईस्वी में क्या था, याद रखिएगा, मथुरा में ला करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 20 नंबर, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो कुषाण शासक कनिष्क का जो राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 AD में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 21 नंबर, शक संवत का प्रारंभ की, देखिएगा यहाँ देखिए हम समझा रहे हैं, ये 0 हो गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। इधर जो था हमारा क्या था, इधर आएंगे तो हमारा हो जाएगा विक्रम संवत। क्या आ जाएगा? विक्रम संवत हो जाएगा। और इधर आएंगे तो शक संवत। और शक संवत बोलेगा कब प्रारंभ हुआ था? तो 78 AD में क्या प्रारंभ हुआ था? शक संवत प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 78 AD में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का है, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर ही, याद रखिएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे? अब देखिएगा, विक्रम संवत और शक संवत में कितना का अंतर? 135। क्यों देखिएगा, विक्रम संवत चला था 57 BC में चला था, ठीक है। और ये जो चला था कब चला था? 78 AD में चला था शक संवत। दोनों में जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 8 जो जोड़ दीजिए दोनों को तो 135 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 23 नंबर, राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का चैत्र जो महीना होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर किस तिथि के तदनुरूप होता है? मतलब हम लोग का जो राष्ट्रीय पंचांग है, कैलेंडर है, उसके अनुसार हम लोग का नया साल होता है चैत्र महीना में। तो चैत्र महीना में जो नया साल होता है किस तिथि के अनुरूप होता है? तो याद रखिएगा किस तिथि के अनुरूप होता है? तो आपका हो जाएगा 22 मार्च, यानी कि 22 मार्च के अनुरूप होता है। अगर लीप ईयर हो जाएगा उस साल तो हो जाएगा 21 मार्च, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? जस्ट बताए थे, विक्रम संवत बोलेगा तो 57 BC में हुआ था। 78 AD में पूछेगा तो शक संवत हुआ था। 25 नंबर का, दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष क्या था? छोड़िए, अगर बोलेगा 2009 का बोला, अगर वर्तमान बोलेगा 2026 में बोलेगा कि शक संवत का क्या होगा? 2026 में आप घटा दीजिएगा। शक संवत कब चालू होता है? 78 AD में। जो 78 आप घटा दीजिएगा, 16 में 7 गया 8, यहाँ बचेगा 11 में 7 गया 4, और यहाँ कितना बचा? 9, यानी कि इतना हो जाएगा, याद रखिएगा। 1948 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कनिष्क के समकालीन कौन था? अभी जस्ट आपको हम बताए थे, कुछ देर पहले का क्वेश्चन आया था। कनिष्क का क्या बोल रहा है? समकालीन कौन था? तो कनिष्क का समकालीन कौन था? अश्वघोष। क्योंकि देखिएगा कनिष्क ने चौथा जो हुआ था उस कनिष्क के समय बोध संघ, इसका अध्यक्ष था कौन? वसुमित्र। अध्यक्ष था वसुमित्र और उपाध्यक्ष था अश्वघोष। तो ये दोनों हो जाएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 27 नंबर, अश्वघोष किसका समकालीन था? तो कनिष्क का समकालीन था। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो कनिष्क के दरबार से कौन संबंधित नहीं था? देखिए अशोक, यानी कि अश्वघोष तो कनिष्क के दरबार में था ही, चरक भी था ही, नागार्जुन था, पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। यह बौद्ध धर्म के समय था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टाध्यायी लिखा था। कह रहा 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? कनिष्क प्रथम के दरबार में कौन नहीं गया था? विशाखादत्त का पुस्तक है मुद्रा, मौर्य वंश के समय था, कनिष्क के दरबार में यह नहीं गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है? रब तक अभिलेख बोला, रब तक अभिलेख में किस नगर का उल्लेख नहीं किया गया है? तो याद है किस नगर का उल्लेख नहीं किया गया है? देखिए श्रावस्ती का उल्लेख नहीं किया गया है। ये इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहा है किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में किसने शिक्षा प्राप्त की? तो चरक और जीवक दोनों ने प्राप्त किया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कह रहा है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो पुष्यमित्र शुंग ने जो 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, इसकी जानकारी हमें किस
अभिलेख से मिलती है तो अयोध्या अभिलेख से मिलती है, याद रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कह रहा है शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो याद रखिएगा शुंगों का पूर्वज पूछेगा तो उज्जैन से था, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कह रहा है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? देखिएगा शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो कुषाण वंश आता है, यानी कि शुंग वंश के बाद देखिएगा ट्रिक है हसीन, मशूक, शाह। अब देखिएगा मौर्य वंश, शुंग वंश, क्या है? कर्णम वंश। तो कौन वंश? कर्णम वंश हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। पूछेगा कर्णम वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्णम वंश का संस्थापक याद रखिएगा कौन था? वसुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? अगर वर्ण व्यवस्था का रक्षक बोलेगा तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली राज्य था? मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रभावशाली था? तो सातवाहन वंश था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है सिमु के निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो ये देखिएगा सिमु किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमु की, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 38 नंबर किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पांचाऊ ने। किसने हराया था? पांचाऊ ने कनिष्क को हराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कह रहा है किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक नहीं फैली थी? किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक नहीं फैली थी? ना तो मौर्य वंश का फैला था, ना तो कुषाण वंश का फैला था, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? सॉरी क्वेश्चन मिस्टेक है क्या? हम नहीं, तो इस क्या बोला है? फिर से क्वेश्चन देखते कह रहा है किस राजवंश का समय भारत के बाहर फैला था? सॉरी मौर्य वंश का फैला था, कुषाण का फैला था, गुप्त का नहीं फैला था, याद रखिए। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर कह रहा है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में हुई थी? कुषाणों के शासनकाल में हुई थी, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। टोटल हमारा 80 क्वेश्चन था। आज के लेक्चर में 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम 40 क्वेश्चन इसके आगे से करेंगे। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पार्ट 2 जरूर देखिएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में।